वेलकम इन केयर क्लासेज। मैं हूं केयर बोरा। हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। और प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया रेफरेंस फ्रेम और ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम। और आज हम कवर करेंगे टॉपिक जो है वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन से हम स्टार्ट करेंगे। जैसे स्थानांतरण रूपांतरण समीकरण है, वहां से हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन गैलीलियन रूपांतरण तक जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं ट्रांसलेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। वही फ्रेम के बीच में होगा, बिटवीन फ्रेम्स यानी निर्देश तंत्र के बीच में। और इसके अंदर हम सबसे पहले कवर करेंगे टाइम इंडिपेंडेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब टाइम इंडिपेंडेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में क्या होगा कि हमारी जो दो फ्रेम होगी, मान लो फर्स्ट फ्रेम है एंड सेकंड फ्रेम है, तो इन दोनों ही फ्रेम के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, यानी नो एनी रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन की बात करते हैं, यह होता है आपेक्षिक गति। आपेक्षिक गति यानी कि मान लो एक फ्रेम ये है जिसमें कार्टेशियन सिस्टम के अंदर है, और दूसरी फ्रेम ये है, इसको नंबर देता हूं फर्स्ट, इसको देता हूं सेकंड। दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। तो मान लिया मैंने इसका जो ऑब्जर्वर ओ फर्स्ट है और इसका ऑब्जर्वर जो ओ सेकंड है, इन दोनों के बीच में यानी ये भी रेस्ट में होगी और ये भी रेस्ट में होगी। तो यहां से एक पता लग गया, हमने इनर्शियल फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम पढ़ा था। तो रेस्ट में जो फ्रेम होगी वो कैसी होगी? इनर्शियल फ्रेम। ये दोनों ही कौन सी है? इनर्शियल फ्रेम है, यानी जड़त्व निर्देश तंत्र है। एक्सिस की मैं बात नहीं करूंगा। अब मैं बात करता हूं कि मान लो ये कोई पॉइंट है P, तो इस पॉइंट को ये दोनों ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट इन दोनों फ्रेम के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। अगर रिलेटिव मोशन ना हो, इसका मतलब वो टाइम इंडिपेंडेंट है। यहां पर मोशन नाम की कोई चीज नहीं है। मैं पार्टिकल की बात नहीं कर रहा हूं, ये सब प्रॉपर्टी मैं फ्रेम की बता रहा हूं। जैसे मान लो मैं एक फ्रेम हूं एट रेस्ट, और यहां कोई एक अलग इंसान खड़ा हुआ है, वो भी एट रेस्ट है। तो दोनों के बीच में जो किसी भी इंसिडेंट को बताएंगे, मैं भी बताऊंगा, वो भी बताएगा, तो उनके बीच में जो रिलेशन होगा वो ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उसमें भी टाइम इंडिपेंडेंट, यानी समय पर निर्भर नहीं करेगा। और सिंपल सी बात है, जिसमें रिलेटिव मोशन नहीं होगा वो टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा। यानी जादू वाली बात हो गई, ये अलग है, ये अलग है, और ये किसी पॉइंट को डिफाइन कर रहे हैं, उनके बीच का जो रिलेशन होगा वो टाइम इंडिपेंडेंट होगा। देखते हैं फिर। तो इस पॉइंट का जो है ये O1 बताएगा, तो वो स्थिति सदिश यानी पोजीशन वेक्टर जो है, इसको मैं लेता हूं R1, और O2 ने जो बताया है इसके पोजीशन वेक्टर को मैं ले लेता हूं R2। और जो O1 और O2 के बीच में जो ये वेक्टर है, जो कि इन दोनों को अलग अलग पोजीशन पर बता रहा है, तो ये एक ये वेक्टर जो है ये ले लिया मैंने R0। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो R0 वेक्टर है वो टाइम इंडिपेंडेंट हुआ, यानी ये चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये कोई कांस्टेंट हो गया। हम वहीं पर ट्राइंगल वेक्टर एडिशन लॉ लगाएंगे, जिसके अंदर ये और ये सेम फ्लो के अंदर है। तो R0 प्लस R2 वेक्टर इक्वल्स टू R1। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ गई। तो R1 किसने बताया था? फर्स्ट फ्रेम ने। R2 किसने बताया? सेकंड फ्रेम ने। और ये इनको कनेक्ट कर रहा है, जो कि टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा, टाइम इंडिपेंडेंट है। तो इन दोनों के बीच में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये टाइम इंडिपेंडेंट हुआ। दूसरा ट्रांसलेशनल
ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ, यानी स्थानांतरण हो रहा है, कोई रिलेटिव मोशन, अपेक्षिक गति नहीं है। अगर मुझे, ये तो हुआ पोजीशन के अंदर यानी स्थिति के अंदर रूपांतरण, अगर मुझे वेग के अंदर रूपांतरण देखना है कि ये P पॉइंट है, अगर ये पोजीशन चेंज करे, अपनी स्थिति को चेंज करे, तो देखो ये तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम ही चेंज करेगा अपनी पोजीशन को, इसका मतलब R2 विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगा, R1 भी विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगा, बट R0 टाइम पर डिपेंड नहीं करता है, तो ये चेंज नहीं होगा। तो अगर मान लो मैं इनका अवकलन करता हूं यानी डिफरेंशिएशन करता हूं, तो ये आएगा dR0 अपॉन dt इक्वल्स टू प्लस dR2 अपॉन dt इक्वल्स टू dR1 अपॉन dt। ये बनेगा, ये होगा 0 क्योंकि t पर डिपेंडेंट, t का फंक्शन है ही नहीं, t पर डिपेंड कर नहीं रहा, ये हो जाएगा 0, और ये बनेगा वेलोसिटी यानी वेग v2 जो बता रहा है O2 ऑब्जर्वर किस पॉइंट की, P पॉइंट की, अगर वो चेंज करे अपनी पोजीशन, इक्वल्स टू क्या आएगा v1, ये वन फ्रेम। इसका मतलब कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर पोजीशन में डिफरेंस होगा, यानी पोजीशन बदलेगी, बट वेग के अंदर यानी वेलोसिटी में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट का मतलब निश्चर। तो जो भी क्वांटिटीज या जो लॉ, नियम ट्रांसफॉर्मर के अंदर चेंज नहीं होते हैं तो वो इनवेरिएंट हो जाते हैं। ठीक है, इनवेरिएंट हो गए। तो ये बात थी टाइम इंडिपेंडेंट के अंदर दो फ्रेम के बीच का ट्रांसफॉर्मेशन, और ये रिलेशन होगा इक्वेशन का। दूसरा, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं, तो सिंपल सी बात है, अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। तो A2 इक्वल्स टू A1। अब एक और इंपॉर्टेंट बात कि ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ये ऐसा ट्रांसलेशन है जिसके अंदर फर्स्ट और सेकंड फ्रेम जो है उनके एक्सिस, या इसके एक्सिस होंगे x, y एंड z, इसके होंगे मान लो x डैश, y डैश एंड z डैश। तो ये एक्सिस इस एक्सिस के पैरेलल ही रहने चाहिए, समांतर। ठीक है, क्या होना चाहिए, समांतर होने चाहिए। समांतर रहेंगे तो इसकी डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, पैरेलल होंगे। अगर पैरेलल नहीं है तो ट्रांसफॉर्मेशन अलग तरीके से होगा, और वो हम फर्दर क्लासेज में देखेंगे। आगे आने वाली क्लासेज के अंदर हमारा मेन मोटो था इसके अंदर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंचना, जो कि फर्स्ट चैप्टर है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब करता हूं मैं बात टाइम डिपेंडेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, टाइम डिपेंड मतलब तो समय पर निर्भर करे, और यहां जहां समय पर निर्भर की बात होगी तो उसके अंदर अगर मान लो ये मेरी फ्रेम S है, दूसरी फ्रेम मेरी S डैश है, ये दो फ्रेम है, तो इनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा। इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। मान लो कि S जो फ्रेम है यानी S डैश जो फ्रेम है वो S के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू S फ्रेम मान लो v है, और ये कांस्टेंट है विद डायरेक्शन, यानी इसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट है और वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। यानी एक S फ्रेम है और एक S डैश फ्रेम है, इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है। इस मोशन को डिफाइन इस प्रकार किया गया है कि S डैश जो फ्रेम है वो S के रेस्पेक्ट में v कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, यानी ये वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है। तो देखते हैं, ये मेरी S फ्रेम,
इसका मतलब ये हुआ कि इसके रेस्पेक्ट में इसकी मोशन को डिफाइन किया गया, गति को, तो इसका मतलब ये हुआ रेस्ट के अंदर। तो एस जो फ्रेम है वो एट रेस्ट है। इसके कोऑर्डिनेट लिख देता हूं मैं, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। एक दूसरी फ्रेम है, उसकी वेलोसिटी v है, इसके रेस्पेक्ट में, एस के रेस्पेक्ट में। अब देखो v के अंदर क्या होगा, इसको अगर मैं ओपन करूं तो v का x में कोई कंपोनेंट होगा i डायरेक्शन में, v का y कंपोनेंट होगा j डायरेक्शन में, और v का z कंपोनेंट होगा k डायरेक्शन के अंदर। इसका मतलब कि जो एस डैश फ्रेम है वो तीनों डायरेक्शन में मूव कर रही है, बट रिजल्टेंट क्या मिल रहा है, मेरे को v मिल रहा है। तो ये मान लो एक एस डैश फ्रेम है, इसका ऑब्जर्वर O हो गया, इसका ऑब्जर्वर O डैश हो गया। एक्सिस में लिख देता हूं इसका x डैश, इसका y डैश और इसका z डैश। अब मैं किसी पॉइंट P की बात करता हूं। अब P पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो अगर S फ्रेम बताए तो पोजीशन वेक्टर ले लिया मैंने R, और अगर O डैश यानी S डैश फ्रेम के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन वेक्टर बताया जाए तो वो होगा R डैश। बट अब O डैश यानी ये जो पूरी फ्रेम है ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है। इसका मतलब कि ये यहां से लेके और यहां तक ये अब बदल रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये कांस्टेंट ना होके, पहले ये क्या था, r0 था, बट उस टाइम r0 मेरा टाइम इंडिपेंडेंट था, अब मेरा टाइम डिपेंडेंट है, यानी टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो उस केस में ये क्या होगा, पोजीशन वेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं, यानी पोजीशन को कैसे डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसका मतलब इसको मैं वेलोसिटी कांस्टेंट है जो और टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये मेरी हो गई r0 की वैल्यू vt। अब ये टाइम पर डिपेंड है, इसका मतलब r0 मेरा फंक्शन है, किसका, टाइम का फंक्शन है। अब मैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन देता हूं। देखो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, S फ्रेम बताएगी x, y, z, और S डैश फ्रेम बताएगी x डैश, y डैश एंड z डैश। वापिस से वही ट्राइंगल वेक्टर एडिशन लो लगाएंगे हम, तो क्या बनेगा, r0 और r डैश है वो सेम फ्लो के अंदर है, तो r0 प्लस r डैश इक्वल्स टू क्या बना, r। हमें क्या निकालना है, r डैश। तो मान लो r डैश इक्वल टू r वेक्टर इधर जाएगा माइनस r0, बट मुझे अब r0 की वैल्यू पता है, t पर डिपेंड भी कर रही है, तो ये हो जाएगा r माइनस वेलोसिटी एंड t, ये r। इसका मतलब ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सा, टाइम डिपेंडेंट ट्रांसफॉर्मेशन है, रिलेटिव मोशन की भी है इसके अंदर। दूसरा, ये दोनों फ्रेम के जो एक्सिस थे वो भी क्या थे, पैरेलल थे। यहां सब पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, मतलब एक्सिस अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे। पैरेलल का मतलब क्या होगा, यहां पैरेलल का मतलब यही है कि अगर I, J और K, अगर ये डायरेक्शन S फ्रेम की एक्सिस की है और I डैश, J डैश और K डैश ये S डैश फ्रेम की डायरेक्शन है एक्सिस की, तो ये सब क्या होंगे, इक्वल होंगे, इनमें कोई चेंज नहीं, I डैश इक्वल, सेम ही डायरेक्शन होगी, चेंज नहीं होगी। तो ये हुआ पोजीशन में ट्रांसफॉर्मेशन इन दोनों फ्रेम के बीच में। अब देखते हैं वेलोसिटी में ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो, तो वही विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हो जाएगा, इसको करूंगा तो ये बनेगा वेलोसिटी v डैश इक्वल्स टू, ये मेरा बनेगा v। तो देखो ये और ये सेम हो गया, तो मैं इसको थोड़ा डिफरेंट कर देता हूं, ये वेलोसिटी है, ये v है, बट इस साइन के अंदर है थोड़ा, ये इसको मैं चेंज करता हूं, तो ये हो गया वेलोसिटी v माइनस v इंटू टी। तो t के रेस्पेक्ट में करूंगा तो ये क्या बचेगा, ओनली v बचेगा। तो ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन, यानी रूपांतरण समीकरण वेग की, यानी वेग में रूपांतरण कैसा होगा। इसका मतलब कि अगर इसके रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी v है तो s डैश के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी v माइनस का v होगी, यानी इस वेलोसिटी को मुझे माइनस करना पड़ेगा जब एग्जैक्ट वेलोसिटी आएगी। इसका मतलब ये
जब पिछले केस में टाइम इंडिपेंडेंट के अंदर जो वेलोसिटी आपकी इनवेरिएंट थी वो अब नॉन इनवेरिएंट होगी, या फिर ऐसे बोल लो वेरिएंट होगी, चेंज हो रही है, यानी वेलोसिटी में ट्रांसफॉर्मेशन होगा टाइम डिपेंडेंट के अंदर जहां रिलेटिव मोशन हो रहा हो। अब अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन में देखिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये क्या बनेगा एक्सेलरेशन ए डैश इक्वल्स टू, इसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे तो ये भी एक्सेलरेशन बनेगा माइनस, अब ये वैल्यू तो क्या है कांस्टेंट है, अब कांस्टेंट है तो यहां पर इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा जीरो, तो अब जो त्वरण यानी एक्सेलरेशन में जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा वो आएगा इनवेरिएंट, यानी एक्सेलरेशन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ये एक्सेलरेशन में ट्रांसफॉर्मेशन है। बात कर रहे थे हम टाइम इंडिपेंडेंट टाइम डिपेंडेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की, ये सब ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। ये मैंने फ्रेम की बात की थी, ये इसके पैरेलल होना चाहिए, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल होना चाहिए, ठीक है, और ये वेलोसिटी ये नहीं। अगर मुझे इसकी कंपोनेंट की बात करनी हो, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी के कंपोनेंट बनते हैं, हमारा डायमेंशन कितना है 3 डायमेंशन के अंदर है x, y एंड z, तो वेलोसिटी के भी कंपोनेंट कितने बनेंगे 3, vx, vy, vz। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन भी कितनी होगी पोजीशन वेक्टर की 3। तो कंपोनेंट के रूप में बात करता हूं फॉर्म में, तो r इक्वल्स टू क्या होगा x डैश i डैश प्लस y डैश j डैश प्लस z डैश k डैश, ये हो गया r डैश वेक्टर। उसके बाद इक्वल्स टू r वेक्टर क्या बनेगा x i प्लस y j प्लस z k, ये मेरा हो गया r डैश वेक्टर, ये मेरा हो गया r वेक्टर माइनस, अब वेलोसिटी है इसको भी कंपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, तो vx i डायरेक्शन में प्लस vy j डायरेक्शन में प्लस vz k डायरेक्शन। अगर इनको अब देखो ये और ये इक्वल है, क्योंकि i डैश i के इक्वल है, j डैश j के इक्वल है, k डैश k के इक्वल है, तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा y डैश j डैश और k डैश। तो अगर मैं इनके i वाले कंपोनेंट को, यानी इसकी डायरेक्शन i है, इसकी डायरेक्शन i है, इसकी डायरेक्शन i है, तो इसको मैं एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो मेरी जो इक्वेशन बनेगी वो होगी, देखो इसका x डैश यानी x डैश, अब ये वेक्टर नहीं होगा क्योंकि डायरेक्शन हट चुकी है, इक्वल्स टू i कंपोनेंट x माइनस v x, ये होगा x डायरेक्शन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, ये होगा y डैश के अंदर सिमिलर y माइनस v ऑफ y एंड z के अंदर z डैश z माइनस v ऑफ z। तो समझे बात को, ये है ट्रांसफॉर्मेशन, ये कंपोनेंट की फॉर्म में है और ये पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में है, ये उसकी कंपोनेंट की फॉर्म के अंदर है। अच्छा, इसमें एक बात और कि अगर इस वेलोसिटी का मुझे सिर्फ x कंपोनेंट दिया हो, उसने बोला हो स्पेशली कि ये जो s डैश फ्रेम है वो s के रेस्पेक्ट में स्पेशली x डायरेक्शन में ही मूव कर रही है, इसका मतलब इसका x कंपोनेंट रहेगा vy कितना हो जाएगा 0 और vz भी कितना हो जाएगा 0। तो अगर इस प्रकार दे रखा हो, इस कंडीशन के अंदर दे रखा हो कि हमारी जो वेलोसिटी है वो सिर्फ x डायरेक्शन के अंदर है, इसका मतलब ये जो डायग्राम है ये चेंज होगा, y में और z में कोई चेंज नहीं होगा, बिकॉज उस डायरेक्शन में x डैश फ्रेम s के रेस्पेक्ट में मूव ही नहीं कर रही है, सिर्फ x डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो सिर्फ यही कंपोनेंट आएगा और इक्वेशन सिर्फ मेरी ये बनेगी x डैश इक्वल टू x माइनस वी एक्स, vy कंपोनेंट है ही नहीं तो y डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं होगा और z डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर? अगर मुझे y का डायरेक्शन में मूव कर रखा है सीधा तो vx और vz 0 हो जाएगा, उस केस में सिर्फ y कंपोनेंट मिलेगा, z कंपोनेंट इनवेरिएंट रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो ये होता है टाइम डिपेंडेंट की।
अब हम बात करते हैं गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की, उसकी क्या कंडीशन रहती होगी और गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन किस ट्रांसफॉर्मेशन को बोलते हैं। हाँ जी, तो अब देखते हैं हम गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन यानी गलीलियन रूपांतरण। तो किस ट्रांसफॉर्मेशन को, स्पेसिफिक ट्रांसफॉर्मेशन को गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाएगा, वो कंडीशन देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब कितनी फ्रेम होनी चाहिए, 2 फ्रेम, एटलीस्ट 2 फ्रेम होनी चाहिए। दूसरा, ये दोनों की दोनों फ्रेम कैसी होनी चाहिए, इनर्शियल फ्रेम होनी चाहिए, यानी जड़त्व। इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या हुआ कि वो फ्रेम या तो रेस्ट में हो या विद वेलोसिटी कांस्टेंट हो, विद डायरेक्शन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो इनर्शियल फ्रेम 2 फ्रेम होनी चाहिए, इनर्शियल फ्रेम होनी चाहिए। दूसरा, एक्सिस पैरेलल होने चाहिए, यानी दोनों फ्रेम के जो एक्सिस हैं वो पैरेलल हो एक दूसरे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मान लो 2 फ्रेम S और S डैश हो, उस केस में दोनों ही इनर्शियल यानी कि या तो रेस्ट में हो दोनों फ्रेम, वेलोसिटी से मूव कर रही हो, यानी दोनों ही इनर्शियल फ्रेम होनी चाहिए। और तो थर्ड पॉइंट जो बताया मैंने, एक्सिस पैरेलल होने चाहिए, यानी इसका जो पैरेलल यानी I कैप I डैश Y का जो J कैप होगा वो J डैश एंड जो K डैश होगा वो K कैप के इक्वल। ये कंडीशन। इसके बाद जो S डैश फ्रेम है वो मूव करेगी v वेलोसिटी से, जो कि है कांस्टेंट। S डैश जो है वो मूव करेगी v वेलोसिटी से, वो भी कांस्टेंट, और वो भी विद रेस्पेक्ट टू S फ्रेम। इसका मतलब ये है रेस्ट के अंदर। समझे बात को? ये स्पेसिफिक पॉइंट हो तो जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा इन दोनों फ्रेम के बीच में वो गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन अभी तो हमने इससे पीछे देखा जिसमें यही था। देखो कैसे, 2 फ्रेम थी, मान लो 2 फ्रेम थी मेरी S और दूसरी फ्रेम थी मेरी S डैश। ये मान लो S है और ये S डैश है और ये S है। दूसरा इनर्शियल फ्रेम थी, बिल्कुल ये क्या थी, रेस्ट के अंदर थी, और ये जो फ्रेम थी ये v वेलोसिटी से मूव कर रही थी, जिसके अंदर कंपोनेंट होंगे vxi v, यानी लिखता हूं वहां फोक्स पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये v वेलोसिटी से मूव कर रही थी, जिसके अंदर vx कंपोनेंट है, vy है और vz है। तो ये कंडीशन भी फॉलो हुई, ये कंडीशन भी फॉलो हुई। एक्सिस पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल है, इसका x डैश y डैश z डैश, z x एंड y। तो देखो x y डैश के पैरेलल है, x डैश के पैरेलल है और z डैश के पैरेलल है। तो ये कंडीशन भी फॉलो हुई। वेलोसिटी v वेलोसिटी से मूव कर रही है, जो कि कांस्टेंट होनी चाहिए, वो भी कांस्टेंट है। एट रेस्ट है। तो इन दोनों के बीच में जो ट्रांसफॉर्मेशन देखा था हमने, वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या था, वो ट्रांसफॉर्मेशन था r ऑफ डैश इक्वल्स टू r माइनस वेलोसिटी, ये ट्रांसफॉर्मेशन था। तो ये जो है ये गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ये पोजीशन वेक्टर के अंदर यानी पोजीशन में ट्रांसफॉर्मेशन है। वेलोसिटी में ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम में डिफरेंशिएट करूंगा, तो ये v डैश बनेगा, ये मेरा v बनेगा, और ये t हट जाएगा, यानी t का 1 हो जाएगा और बचेगा v। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ये होगा वेग के अंदर यानी वेलोसिटी के अंदर। अब हम त्वरण के अंदर देखेंगे, एक्सेलरेशन के अंदर, तो वो इनवेरिएंट था। और वैसे भी a डैश a, जब दोनों ही फ्रेम इनर्शियल हैं तो जो इंसिडेंट हो रहा है उसके एक्सेलरेशन में कोई चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि इनर्शियल फ्रेम होती वो फ्रेम है जिस फ्रेम के अंदर किसी पार्टिकल
बिना फोर्स के, यानी उस पर कोई फोर्स ना लग रहा हो, तो वो एक्सेलरेटेड दिखाई नहीं देगी, यानी त्वरित दिखाई नहीं देगी, यानी वो खुद रेस्ट के अंदर है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तभी तो एक्सेलरेशन के अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। और आ भी नहीं रहे, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। अगर मैं फोर्स के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखूं तो देखो मास पर तो कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, सिंपल सी बात है, मान लो कोई पॉइंट पी है, उस पर कोई मास एम रखा हुआ है, वो पोजीशन अपनी चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसकी वेलोसिटी में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, पोजीशन में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बट उसके एक्सेलरेशन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, और ना ही उसके फोर्स में, यानी एम ए डैश मास से मल्टीप्लाई कर देता हूं एम ए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ डैश है वो एफ के इक्वल होगी, यानी फोर्स यानी बल में भी कोई रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये वेरिएंट ट्रांसफॉर्म होगी, ये ट्रांसफॉर्म होगी, ये ट्रांसफॉर्म नहीं होगी। इसका मतलब ये सब किस में जाएगा, ये सब जाएगा इनवेरिएंट के अंदर। क्लियर, ये जाएगा इनवेरिएंट के अंदर। बाकी ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है जो हमने पीछे पढ़ा था, उसी को स्पेसिफिक ये पॉइंट याद होने चाहिए। अगर ये पॉइंट होंगे तो वो ट्रांसफॉर्मेशन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और ये ट्रांसफॉर्मेशन आगे टॉपिक जो आएंगे उनमें काफी हेल्पफुल होता है, जैसे कि सी फ्रेम, सेंटर ऑफ मास फ्रेम है, उसके अंदर इसका काफी यूज होगा। वहां पे हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, और सी फ्रेम के अंदर यानी एल लेबोरेटरी फ्रेम के अंदर जो कोलिजन मुझे दिख रहा है, यानी जो टक्कर मुझे दिख रही है, वो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में वैसी नहीं दिखेगी। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कोलिजन को डिफाइन करने के लिए मुझे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ही यूज लेनी पड़ेगी। क्लियर? तो अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे कि और क्या क्या इनवेरिएंट रहता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, और उसके बाद जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम ये पैरेलल वाली कंडीशन को हटा देंगे। क्या बताया था मैंने कि जो एस फ्रेम है और एस डैश फ्रेम है, इनके एक्सिस आपस में क्या है, पैरेलल। अगर पैरेलल ना हो तो किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उसमें भी टाइम डिपेंडेंट आएगा, उसमें भी टाइम इंडिपेंडेंट आएगा। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।